फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत बिहार पुलिस 2021 के लिए साइंस का हम बेहतर डिस्कशन देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम 30 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार सेशन को। और क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट कि जीन का खोज किसने किया था। तो जीन का खोज या आपका किसने किया था? जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने जीन का खोज किया था। लेकिन यही कंफ्यूजन लोगों को रह जाता है, जैसे जेनेटिक्स कह देता है ना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, अनुवांशिकी का पिता। तो इससे कंफ्यूज नहीं करने हैं इस जगह पे। आगे जरा देखिए, न्यूटन है तो न्यूटन महोदय ने किसका? गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। ठीक है, जबकि जूल महोदय ये हैं जो आपके किससे? ऊर्जा से, एनर्जी से संबंधित हैं। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक या फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? जूल होता है। आगे जरा हम देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो रतौंधी जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। और साथ में यह भी याद रखेंगे, जीरोप्थैल्मिया है ना, जीरोप्थैल्मिया यह है जो आपका आंख की बीमारी है और यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, क्या कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो यह क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, जबकि विटामिन बी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी। और इसके में B1 है, B2 है, B3 है। इस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे। जैसे हम बात करें कि B1 को क्या कहा जाता है, इसमें थाइमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B1 को आपका थाइमिन कहा जाता है। ठीक है, और इसी की कमी से आपका क्या होता है? बेरी बेरी होता है। आगे देखें तो विटामिन जो सी है ना, सी है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी है ना। स्कर्वी आपका कौन से? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? स्कॉर्बिक स्कॉर्बिक एसिड इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है और इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अच्छा, और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे क्या होती है कि जनन क्षमता यानी रिप्रोडक्शन पावर क्या हो जाती है? घट जाती है विटामिन ई की कमी से, है ना। किसकी? ई की कमी से। जबकि जबकि इसका रासायनिक नाम होता है इसका टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और यदि आपसे पूछता क्या कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा, तो इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना, है ना। रक्त का थक्का नहीं, इसमें मतलब रक्त थक्का नहीं जमता है। और फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन के का। क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज 1932 में, 31 नहीं, यहाँ पे 32 देने चाहिए थे, है ना। हाँ, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। जबकि आप जानते हैं कि एटम, एटम कहने का मतलब है कि परमाणु, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? कोई भी मैटर का। अब जरा देखिए, तो एटम मीन्स, ए मीन्स होता है नोट और टॉम मीन्स होता है कट, मतलब नोट कट बराबर नहीं कटने वाला, इसी यानी जो स्मॉलेस्ट होता है इसी को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलते हैं। इसमें तीन तीन क्या फंडामेंटल इसके पार्टिकल्स हैं? कौन? पेन, है ना। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन का खोज 1932 में किसने? जेम्स चैडविक ने किया। और प्रोटॉन का खोज किसने? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। और इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में जे जे थॉमसन ने किया। इस बात का ख्याल रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, जबकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का क्या किया? खोज किया। एक क्वेश्चन आपसे आइंस्टीन से पूछा जा सकेगा। तो आइंस्टीन से क्या पूछेगा कि इन्हें किस लिए नोबेल प्राइज 1921 में दिया गया था? इन्हें 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या किया गया था? दिया गया था। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, डेल डेल ई बराबर यानी चेंज इन एनर्जी बराबर क्या? एम सी स्क्वायर, है ना। एम सी स्क्वायर का इन्होंने फॉर्मूला दिया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाष्प इंजन,
है ना, उसमें ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो आपने देखा होगा जैसे कोयला वाला इंजन, डीजल इंजन, इस प्रकार का देखा होगा। तो जो भाप इंजन है जिसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने, है ना, यह भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। तो ये क्या करता है कि वाष्प को, यानी किसमें, मैकेनिक, उससे मतलब उसके भाप से ही क्या चलता था, आपका रेलगाड़ी चला करती थी, है ना। इसका मतलब है कि वह मैकेनिकल एनर्जी में वह क्या करता है, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि विद्युत सेल, सेल मतलब समझ रहे हैं, सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। वह जो सेल है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, सेल करता है। जबकि जबकि हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के लिए, ठीक है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यह आपका जनरेटर, शादी विवाह वाला याद है जनरेटर, हाँ, तो यह जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। जबकि यही विद्युत मोटर जो आपका पंखा है ना, आप स्विच ऑन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और हमें क्या, पंखा वह नचती है और हमें हवा देता। तो ये अब विद्युत को यांत्रिक में कहे तो मोटर, और यांत्रिक को यदि विद्युत में कहता तो क्या हो जाता, जनरेटर। आगे जरा देखिए, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना। तो गुब्बारे में, गुब्बारा देखे होंगे, या आप दशहरा वगैरह कहीं मेला घूमने जाते होंगे तो इस प्रकार का आप गुब्बारा खरीदते होंगे अपने बचपन में, या फिर आपका जो भी कोई छोटा मतलब आपके यहाँ बच्चा होगा उसके लिए आप खरीदते ही होंगे। तो देखिए इस गुब्बारा ऊपर जाता है, ऊपर जाने का कारण क्या रहा होगा, कि हल्का रहा होगा, है ना। तो इसमें साथ ही बात करें कि ऊपर जा तो रहा है, साथ में एक चीज और भी उसमें ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है, कि वह एक्सपेंड ना करे, है ना। यदि एक्सपेंड करेगा मतलब फैलेगा तो वह ब्लास्ट हो सकता है, यानी फूट सकता है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन किस में नहीं होगा, हीलियम में नहीं होता है। तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम को भरा जाता है। और याद रखेंगे कि 6 अक्रिय गैस में सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है ना। जैसे इनर्ट गैस का मोबाइल नंबर आप याद रखेंगे, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। कहने का मतलब यह है कि इनर्ट गैस का मोबाइल नंबर नहीं समझे, कि वो एटॉमिक नंबर है उसका, यानी 2 से आपका हीलियम हो गया, 2 एटॉमिक नंबर हीलियम का, 10 आपका नियोन का होता है ना। उसके बाद 18 की बात करें तो आर्गन का, 36 की बात करें तो क्रिप्टन का, और 54 की बात करें तो जीनॉन का, और 86 की बात करें तो रेडॉन का, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि कौन ऐसा अक्रिय गैस है, कौन ऐसा इनर्ट गैस है जो इस एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो यह रेडॉन। जबकि सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, आपका आर्गन। आर्गन जो है आपका 0.93% लगभग पाया जाता है, क्या, आपका आर्गन, ठीक है। और सबसे कम कौन यानी नहीं पाया जाता है कहिए, तो यह आपका रेडॉन हो गया। और सबसे हल्का इनर्ट गैस कौन सा हो जाएगा, आपका हीलियम हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का एलिमेंट, है ना, यह सबसे हल्का एलिमेंट, कहने का मतलब सबसे हल्का तत्व की बात करेगा तो यह आपका क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। और हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल, तो याद रखिए नॉन मेटल है, अर्थात क्या है, अधातु है, ठीक है। अच्छा, लिथियम जो है यह सबसे हल्का धातु है, लिथियम जो है यह सबसे हल्का धातु है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यह धातु। हीलियम है जो एटॉमिक नंबर 2, यह है जो आपका क्या है, अकीरिय गैस। और लिथियम जो है पहला यहाँ पे धातु शुरू हो रहा है, इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, और यह है जो सबसे हल्का क्या है, धातु है। एक चीज और याद रखिए कि LINA यह डोवेराइनर का त्रिक नियम को यह फॉलो करता है, लिनाक, LINA इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 8, 3, 11, 11 और 8 कितना, 19, याद रखिएगा। और यह क्या है, मुलायम धातु के अंतर्गत आते हैं, अतः इन्हें इजली चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। साथ में इन्हें कहाँ, किरोसिन तेल में रखा जाता है, खास कर कर करके सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब समझते हैं, ग्लोब, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, है ना। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ, ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ क्या, ग्लोब जो है आपका दुनिया का क्या है, सब छोटा मॉडल है, ठीक है। तो अब बार मतलब क्या होता है, गर्मी, यानी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, तो इसके लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है, तो ये इसके के लिए जिम्मेवार गैस है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। अब जरा समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रीन हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस गैस जरा समझिए कि इस वायुमंडल में CO2 है सबसे अधिक, तो क्या है आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद है जो आपका आर्गन गैस हो गया। जबकि
ये सब कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए जो CH4 हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन गैस की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद है जो N2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो गैस हैं, ये सभी जो गैस हैं, यह क्या हैं, ये सभी के सभी गैस आपके क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस है। अब जरा समझिए इसके प्रॉपर्टी क्या है ग्रीन हाउस गैस के, कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है कि अपने अंदर यह क्या मीन्स रेडिएशन को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। अब सोचिए, यह अपने अंदर रेडिएशन को आने दिया लेकिन जाने नहीं दिया। अभी इससे क्या होगा बताइए, कि आप CO2 एक लिमिटेड मात्रा में था, ठीक था, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में CO2 बढ़ जाए, मीथेन बढ़ जाए, है ना, काफ़ी अधिक मात्रा में आपका ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इसका मतलब है कि क्या करेगा, क्या करेगा, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और बाहर तो यह जाने ही नहीं देगा। तो सोचिए ज़्यादा जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, और पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बताइए, आइस पिघलेगा। आइस मतलब समझ रहे हैं, बर्फ पिघलेगा ऊपर से। समुद्र में क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और कई सारे देश जलमग्न हो जाएंगे और मानव जीवन भी उसमें क्या, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो याद रखिए ग्रीन हाउस गैस हम किसे कहते हैं, वैसा गैस जो टेम्परेचर को क्या करता है, आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से गैस हैं, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक तो ओजोन हो गया, N2O हो गया, साथ में क्या आपका मीथेन गैस हो गया। ये चार जो है प्रमुख की बात कर रहे हैं हम, है ना। हाँ, यह है जो ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। और सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है, आपका CO2, क्योंकि O3 भी उत्तरदायी है, तो आंसर तो बी भी है और डी भी है, लेकिन सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सा गैस है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है एमीटर, है ना। एमीटर का यूज किया जाता है और इसे सर्किट में याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसे श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है एमीटर को। यही आपसे पूछा जाता, क्या विद्युत धारा की जगह पूछा जाता कि विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है अर्थात तंतु जो है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, यानी कहने का मतलब लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, क्या होता है, इसका गलनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। अगला जरा देखिए, विद्युत हीटर में किसका यूज किया जाता है, तो आपका नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। विद्युत हीटर में क्वेश्चन पूछता तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें निकेल होगा, क्रोमियम होगा और कुछ मात्रा में क्या इसमें लोहा भी मिला हुआ होता है। तो नाइक्रोम के तार, यानी विद्युत हीटर में किसका यूज किया जाएगा, नाइक्रोम के तार का यूज किया जाएगा। जबकि देखिए टीन एवं सीसा है, तो टीन एवं सीसा यानी Pb+Sn यह मिश्र धातु है। और मिश्र धातु यानी मिलने से या समांग मिश्रण होता है, दो धातु या एक धातु एक अधातु का यह समांग मिश्रण होता है मिश्र धातु, है ना। और मिश्र धातु, अब जरा देखें तो Pb और Sn को मिलाने से क्या बनता है, सोल्डर। आप कहीं तार वगैरह सोल्डिंग करवाने जाते होंगे या खुद करते होंगे, है ना, तो सोल्डर जो बनता है टांका, है ना, ये आपका किससे, तो टीन एवं सीसा से आपका बनाया जाता है, ठीक है। साथ में विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज आपके घर में होता है, जो कि फ्यूज का क्या गलनांक निम्न होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है, और रेसिस्टेंस इसका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। यही कारण से यानी फ्यूज जो है किस चीज का, टीन एवं सीसा का बनाया जाता है। और घर में जनरली कई लोग तो क्या बार बार फ्यूज उड़ जाता है ना, गल जाता है, जिसके कारण से मोटा फ्यूज दे देते हैं, तो यह सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में काम नहीं करता है। तो फ्यूज का तार पतला ही देना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए, तो टीन एवं सीसा से बन गया क्या आपका सोल्डर बन गया। अब जरा देखिए, याद रखेंगे फेनिकर, FeNiCr, फेनिकर, आयरन निकेल क्रोमियम, फेनिकर। इससे बनता है स्टेनलेस स्टील, जो कि आपका घर में जो बर्तन है, ग्लास है या फिर थाली है, जो भी बर्तन है ना, फेनिकर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए,
कॉपर प्लस यदि कॉपर प्लस जिंक मिला दे तो पीतल, और कॉपर प्लस यदि टीन मिला दे तो यह बन जाता है क्या, कांसा बन जाता है, कांसा बन जाता है। यही क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जा सकता था, ड्यूरेलेमीन, है ना, ड्यूरेलेमीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका इसे याद रखना। आलू कच्च मांगे मन, है ना, आलू कच्चे मांगे मन। एल से हो गया एल्युमिनियम, सी से कॉपर, मांगे यानी Mg से हो गया क्या, मैग्नीशियम, और Mn से हो गया मैग्नीज। आलू कच्च मांगे मन, यह ड्यूरेलेमीन, और इसमें सबसे अधिक 90% प्लस मात्रा जो होता है एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डब्ल्यू एच में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यानी किसका फंक्शनल ग्रुप है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि वह उसके प्रॉपर्टी को बतला देता है, फंक्शनल ग्रुप की यह किस प्रकार का केमिकल है ना। तो यह COOH है, तो यह किसका होता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का होता है, किसका, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का। यह आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, इस चीज को केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता। अब जरा देखिए, तो सी डब्ल्यू एच जो है, ये आपका क्या है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, है ना, यह कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब जरा समझिएगा, इसके अलावे क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, OH रहता है तो एल्कोहल, OH रहते हो एल्कोहल, अच्छा, और CHO लग जाए तो एल्डिहाइड, ऐसा रहता क्या, सिंगल सिंगल बॉन्ड C, और डबल O रहता तो इसे बोल देते कीटोन, यानी यह कीटोन हो गया, CHO हो गया तो आपका क्या, एल्डिहाइड, और OH लग जाए तो क्या, एल्कोहल, और COOH लग जाए तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है ना। तो वोट देने वाले मतदाता, जैसा कि आपने, यदि आपकी एज 18 प्लस हो रखी है और आपने पार्टिसिपेट किया होगा इलेक्शन में, तो आपने वोट दिया होगा, और वोट देने के क्रम में इस प्रकार की स्याही लगाई गई होगी, ठीक है, जो कि मिटता नहीं है ना, और वह किस चीज का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, किस चीज का, सिल्वर नाइट्रेट का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति का एसआई मात्रक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, अब जरा देखिए, यही पूछा जाता है कार्य का एसआई मात्रक, या जूल किसका एसआई मात्रक होता है, तो कार्य का, या ऊष्मा का, या एनर्जी का, इस सबका मात्रक क्या है, जूल। ठीक है, और न्यूटन जो है यह किसका, फोर्स अर्थात क्या, बल का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। कुछ एसआई मात्रक जैसे और आपसे पूछे जाएंगे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, आई से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है एसआई यूनिट, एम्पियर। अच्छा, चार्ज यानी विद्युत आवेश, इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब, है ना, और विभव, है ना, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और हीट का तो हम लोगों ने देख ही लिया, जूल होता है। उसी प्रकार से और पूछा जा सकता था कि रेसिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है ना, और प्रतिरोधकता कहता तो उसका क्या होता, ओम मीटर हो जाता, प्रतिरोधकता का क्या हो जाता, ओम मीटर, इसका ऐसा यूनिट हो जाता। आगे जरा देखिए, एक तरल तत्व कौन सा है, तरल तत्व मतलब समझ रहे हैं, तत्व की बात किया है, धातु की बात नहीं किया है, यानी तत्व कहे, इसका मतलब इस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है, सब्सटेंस होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है जो आपका तत्व कहलाता है, जो कि मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, और सब मेटल, या फिर इसी को हम क्या मेटलाइट्स कह देंगे। तो कहने का मतलब है कि उपधातु यह कहला जाएगा। अब जरा देखिए, तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो है कि पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो तत्व कहा तो ब्रोमीन और पारा देखना था, तो ऑप्शन आपका पारा है, आंसर हो गया। लेकिन पारा याद रखेंगे धातु है, ठीक है। ब्रोमीन रहता तो अधातु, तो अधातु पूछता तो ब्रोमीन लगाते, धातु पूछा है तो आपका पारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनसे संबंधित और क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, याद रखेंगे, सबसे आघात वर्ध व तन्य धातु, है ना, आघात वर्ध जिसे पीट पीट कर कर करके चादर बनाया जा सकता है, तन्य बराबर खींचा जा सकता है, लंबी तार बनाई जा सकती है, तो यह सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु कौन है, सोना, है ना, कौन सा, सोना। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, आपका चांदी, और चांदी के बाद किसका नंबर आता है, तांबा का नंबर आता है, किसका, तांबा का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने बैसम बराबर कोष्ठक,
तो कितने कोष्ठक मानव चेंबर में यानी हृदय के चेंबर में, यह कितने, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो यह है जो आपका दायां आलिंद है ना, दायां नीलय, ठीक है, बायां आलिंद और बायां नीलय, यानी कहने का मतलब है कि कितने, 4 चेंबर में यह बटा हुआ होता है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं और आपको पता भी पहले से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा, है ना। सलाइवा मतलब समझते हैं लार, और लार कहाँ से निकलेगा, मतलब ये मुंह से, है ना, मुंह में ही, ठीक है, कान के पास से यह निकलता है क्या, आपका सलाइवा, ठीक है। इसी में क्या होता है, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम है, और यह कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, पचा देता है ना, कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी भोजन है तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। कारण अब बतलाइए, क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि बतलाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुंह से। कारण बताइए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन, सलाइवा कर देगा, ठीक है। तो बताइए किसके पाचन में सहायक होगा, तो ये मीठा, ग्लूकोज या शर्करा, ठीक है, इसी का पाचन यह करता है कौन, सलाइवा। इसका मतलब है कि पाचन कहाँ से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा पहले समझा करते थे कि दांत के द्वारा काट लिया जाता है वही समझिए कि पाचन है, वह पाचन नहीं है ना। वह दांत तो क्या करेगा, उससे छोटा करेगा, लेकिन जो सलाइवा है यह पचाने का काम करता है और वह बोलस बनाता है। बोलस कहने का मतलब है कि खाना आपका टूटता है और सलाइवा के साथ जब मिल जाता है, और मिलने के बाद ओइसोफेगस जो ग्रंथि होती है, फूड पाइप, उसके थ्रू पेट में जो जाता है ना, तो बोलस के फॉर्म में जाता है, ठीक है। आगे जरा देखिए, ग्लूकोज का सूत्र है ना, द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, आपने पढ़ा होगा C6H12O6, यानी C6H12O6, लेकिन कंफ्यूजन होता है चीनी के साथ, है ना, शुगर का, तो C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। यह किसका सूत्र है, चीनी का, C12H22O11, जबकि 6 दूना 12 और फिर 6, यह है जो किसका, ग्लूकोज का, याद रखेंगे। आगे, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, यह टीका लगाया जाता है कौन सा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, और हेपेटाइटिस बी जो है, इसे पीलिया रोग भी कहा जाता है ना। कई सारा बच्चा को आपने सुना होगा कि उसका जन्म हुआ और बोल दिया जाता है कि उसे जॉन्डिस हो गया है ना, पीलिया रोग हो गया है। और पीलिया रोग जब आगे थोड़ा सा विकराल रूप पकड़ता है तो उसी को बोल दिया जाता है हेपेटाइटिस बी, है ना। उसके बाद सी, और उसके बाद है जो आप सी करने के लायक नहीं रहेंगे, यानी चले जाएंगे हेपेटाइटिस सी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इससे प्रभावित अंग यकृत है, कौन सा, यकृत। आगे जरा देखिए, अगला क्या है, इसमें चेचक। अब क्वेश्चन यह पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि चेचक है जो है वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है या फंगस से होता है, तो याद रखेंगे यह बैरियोला वायरस, कौन सा, बैरियोला वायरस से आपका चेचक होता है, अतः चेचक वायरस से होगा। पोलियो तो पोलियो नामक वायरस से यह होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो कोई भी बता देगा भाई, है ना। यह क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन तो आपका पूछा गया है, ठीक है। यह 2020 का क्वेश्चन है, जो कि अगस्त या सितंबर में एग्जाम हुआ है भाई, है ना। हाँ, तो डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, बताइए, दूध का उत्पादन होता है। चलिए आगे, अब कई सारा क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकते हैं। मधुमक्खी पालन, इसे बोलते हैं एपी कल्चर, है ना। पक्षी का बसेरा होगा, पक्षी यदि पालते हैं तो उसे एवी कल्चर बोला जाता है ना। सेरीकल्चर, तो यह मतलब जो आप सहतूत वाली खेती करते हैं तो उसके लिए बोला जाता है। आगे जरा देखिए, चुंबक बनाया जाता है ना। चुंबक किस चीज से बनाया जाता है, नर्म लोहा से, ठीक है, नर्म लोहा से। जैसे ऐसे समझिए इसे कि आप क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं, कॉइल मतलब समझते हैं कुंडली, इस प्रकार का, है ना, फेरा लगाते हैं, और क्या करते हैं, यह आपका कुंडली बन गया। सर्किट से आप इस प्रकार से आप इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यह प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्विच आप ऑन कर दिए, और इसके बीच में क्या किया जाता है कि कुंडली में, यानी सोलेनॉइड में क्या कर दिया जाता है, एक नर्म लोहा डाल दिया जाता है ना, और वह बन जाता है क्या, विद्युत चुंबक। इसमें चुंबकत्व उतने ही देर तक रहता है जितने देर तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लुप्त प्रायः औषधि कौन सा है, पादप। देखिए पादप का है, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। तो बबूल आपको दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता होगा, ठीक है। पीपल, यह भी बहुआयत मात्रा में है, ठीक है। और बबूल का भी यूज, बबूल वाला देखे होंगे, टूथपेस्ट डावर लाल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बबूल हो गया। लेकिन इस बगोल, अब इस बगोल पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपने देखा भी होगा, इस बगोल का भुस्सी आता
ना, इसबगोल। अब बताइए, तो यह है जो आपका क्या है, लुप्त प्राय है, इसबगोल इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमें देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप का ऑप्शन जो होता है, तो लोग लगता है कि आंसर तो हम कर देंगे इसबगोल, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बन पाएगा। अब आपको ध्यान रहा होगा, है ना, कि इस बगोल का भूसी लोग खाया करते हैं, और यह क्या है, लुप्त प्राय है, एक प्रकार का औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो कि किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो प्रथम यानी उष्मागतिकी का अर्थात थर्मोडाइनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वह है जो ऊर्जा संरक्षण की बात करता है, यानी कहता है कि ऊर्जा ना तो निर्माण होगा ना ही नष्ट होगा, इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से संवेग संरक्षण है, टक्कर के बाद और टक्कर के पहले संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश का भी नियम वही प्रकार का है कि आवेश ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है, बस इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि लेवोजियर महोदय ने दिया था, है ना, तो सब में चारों में समझिए कि संरक्षण की बात है, लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि प्रथम गतिकी के नियम से हम यह बताते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह दिया गया है। ठीक है, आगे जरा देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, आपको क्या, ताजा भोजन स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, ये सब किसके कारण से, सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे जरा देखिए, कोई चीज मान लिया कि जैसे देखते होंगे पसीना चलने के बाद हमें गर्मी के मौसम में क्या ठंडा लगता है, तो यह एवापोरेशन के कारण से, एवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण के कारण से। और ये एक चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाष्पीकरण के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत है, कितना डिग्री, तो याद रखिएगा कि एवापोरेशन की प्रोसेस सतह से शुरू होती है और यह किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री। हाँ, यह होगा कि टेम्परेचर अधिक होगा तो एवापोरेशन की रेट अधिक होगी, है ना, बाष्पीकरण की दर अधिक होगी, लेकिन यह किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आगे जरा देखिए, निम्न में कौन सा एक तत्व है ना, तत्व हमने क्या बोला था कि यह पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है ना, और यह इसमें आंसर क्या होगा आपका, हीरा। हीरा कार्बन का क्या है, शुद्धतम रूप है। ठीक है, कार्बन के 3 अपरूप प्रमुख हैं, जो कि कौन कौन से, हीरा हो गए, ग्रेफाइट हो गए, और क्या, बकमिंस्टर फुलेरिन्स। और बकमिंस्टर फुलेरिन्स आपने देखा होगा, इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, कितने, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। पहले चर्चा हमने किया है इसी वीडियो में, है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन इंजन करेगा, इंजन तो मैकेनिक, किसमें, ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर देता है। जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है। ठीक है, मोटर क्या करता है, तो मोटर है जो क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करता है, जबकि रासायनिक को विद्युत में चेंज करता है विद्युत कोष। कोष कहने का मतलब यहाँ सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, अर्थात जो बैटरी है आपका, वही तो है रासायनिक एनर्जी को आपका किसमें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर, क्या, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन आयतन कम होने पर क्या होता है ना। तो देखिए, यदि ताप को आपने स्थिर रखा है ना, और द्रव्यमान क्या है, निश्चित है, तो आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा, दाब आपका बढ़ जाएगा, दाब आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, पहले चर्चा किया कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का तो ओम, है ना, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोधकता तो ओम मीटर। यही विद्युत क्या विभव रहता तो क्या होता, वोल्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन रहता क्या कि विद्युत शक्ति तो क्या हो जाता आपका, वाट हो जाता, विद्युत शक्ति का क्या हो जाता, वाट। लोहे में जंग लगना, है ना, तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है ना, तो लोहे में जंग तो कलर चेंज होता है, और जहां चेंज हो गया समझिए कि वह तो परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोहे का कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मतलब संक्षारण हो जाता है, वह उस डिग्रेड होने लगता है ना, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब लोहा में जंग लगता है तो बताइए उसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका वजन क्या हो जाता है, घटता है कि बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मॉइस्चर गेन कर लेता है। मॉइस्चर मतलब समझ रहे हैं, नमी गेन कर लेता है ना, तो उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे जरा देखिए, एल्केन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो एल्केन
देखिए यह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं यानी कार्बनिक यौगिक है ना, और उस पे उसके व्युत्पन्न यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का नहीं कहेंगे, दो ही प्रकार का, ठीक है। एक तो हो गया क्या, सेचुरेटेड, और एक होता है अनसेचुरेटेड, मतलब संतृप्त और दूसरा असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। और एल्केन जो है संतृप्त के अंतर्गत आता है, और एल्कीन जो है और एल्काइन यह असंतृप्त के अंतर्गत आता है, जिसका फॉर्मूला एल्केन की बात करें तो CnH2n+2 होता है। और याद रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। लेकिन इसमें से दो हटा दीजिए तो एल्कीन हो जाएगा। अब फिर दो दो तो हटाए है ना, तो CnH2n बना, इसमें से दो घटा दीजिए तो एल्काइन बन जाता है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 आपका हो जाता है। चलिए क्लियर है। हाँ, निम्न में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती। अब बताइए, गाजर का आप जड़ ही खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, है ना, क्या गेहूं का जड़ खाते हैं, नहीं। तो आंसर क्या हो गया, डी। लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि टेपियोका क्या होता है ना। लेकिन आंसर तो कर पाए कि नहीं, आंसर कर पाए। अब जरा देखिए, कभी आपने सुना है साबूदाना का नाम, है ना, साबूदाना का नाम सुना होगा, ठीक है। यह इस प्रकार का होता है। और इसका क्या, इसका जो आप देखें तो यह साबूदाना है, ठीक है। इसी से बनाया, टेपियोका है, और टेपियोका से ही बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। और इसका क्या, जड़ ही खाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मानव की पसलियां, है ना, मानव की पसली किसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो मानव की देखिए यह पसली है, ठीक है, और यह किसके साथ जुड़ी होती है, ये जो पसल ई वाला है पूरा स्टर्नम है, पूरा स्टर्नम है, और ये आपका क्या है, पसली है। तो पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। यही वाली जो हड्डी है यह क्या है, स्टर्नम है, और इसी के साथ पसलियां हैं जो जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो प्रतिरोध का क्या हो गया, प्रतिरोध का ओम, तो चालकता का 1/ओम। 1/ओम को क्या बोलेंगे, बटा में जब कोई ऊपर जब इसे लिखेंगे तो ओम का पावर -1 होगा कि नहीं, ओम का पावर -1। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओम का पावर -1। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को कहाँ रखेंगे, है ना, पिंड को कहाँ रखेंगे। देखिए, कार्य का फॉर्मूला होता है W = F(s)cos θ, है ना। क्या होता है, W = F(s)cos θ, ठीक है। और देखिए, जब माथा पे रखेंगे, जैसे यह आपका समतल है, और यहाँ पे आप रखेंगे, मतलब यह आप हैं समझिए कि, और यह आपके माथा पे रखा है, तो जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री, है ना। तो थीटा का वैल्यू है 90 पुट कर दीजिए। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसका मतलब पूरा को 0 कर देगा। इसका मतलब है क्या, कि आप यदि सीधा रखेंगे यानी, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। अतः अतः कहाँ रखा जाएगा बताइए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर यदि उठाया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्य आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ कहलाता है ना, क्या कहलाता है, आपका होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का पहला जो पृष्ठ है वह क्या कहलाता है, आपका होम पेज कहलाता है। क्या, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। देखिए, सोडियम धातु है, फ्लोरीन एक अधातु है ना। अब जरा देखिए, इसका वैलेंसी होता है जो -1 होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, +1 होता है। तो जब यह मिलेगा, है ना, तो NaF बनाएगा, जैसे NaCl बनाता है उसी प्रकार से NaF बनाएगा। और जरा देखिए, यहाँ पे यह धातु है, धातु से इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर होगा, अधातु में। तो वैसे यौगिक जहाँ पे धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु में ट्रांसफर होते हैं उसे हम आयोनिक कंपाउंड अर्थात आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिक जो है वह जल में घुलनशील, NaCl जो है नमक
नमक जो है जल में घुलता है कि नहीं घुलता है? घुल जाता है ना, जल में घुल जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप जरा देखिए कि प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है। इलेक्ट्रॉन कौन खोने वाला होता है? धातु होता है ना, जबकि फ्लोरीन धातु है। खत्म हो गया। प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन कौन प्राप्त करेगा? अधातु करेगा, है ना, जबकि सोडियम धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसका मतलब ही खत्म हो गया। फ्लोरीन ना तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और नहीं खोता है, नहीं। अभी हमने क्या बताया कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा। ठीक है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा। कौन? आपका फ्लोरीन। अतः बनाएगा आयनिक कंपाउंड। यानी तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, और ये क्या करता है बताइए? निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में, यानी आपका जलीय अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्योंकि आप यदि क्या शुद्ध जल रहेगा उसमें नमक डाल दीजिए और इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। क्योंकि NaCl टूट जाता है, Na प्लस किसमें? Cl, दो आयन में टूट जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे जरा देखिए। पारद, पारद इंग्लिश में इसे बोलते हैं अमलगम, अमलगम बोलते हैं। और अमलगम में निश्चित तौर पे क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? पारा एकदम किसी में मिला दीजिए, है ना, तो वह पारा यदि मिला दीजिए तो वह क्या बनता है? अमलगम बनता है। ठीक है, अमलगम या पारद कहेगा। नाम ही से पता चल रहा है पारद, यानी पारा पक्का होगा। खत्म हो गया भाई। आगे जरा देखते हैं। हरित गैस पृथ्वी की वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव डालता है? अभी हमने बात किया था ग्रीन हाउस गैस की, है ना। ग्रीन हाउस गैस यदि बढ़ेगा तो देखिए टेम्परेचर क्या करेगा आपका? घटाएगा कि बढ़ाएगा? ग्रीन हाउस गैस का प्रॉपर्टी ही है कि यह क्या इनकमिंग का सुविधा देता है, आउटगोइंग का सुविधा नहीं देता है। कहता है कि हीट आओ तो, लेकिन हम रहेंगे तो जाओगे नहीं। तो यदि इसकी मात्रा बढ़ेगी तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, यहाँ की हीट ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बताइए? औसत तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। औसत तापमान क्या होता है? बढ़ता है। चलिए, इस प्रकार से दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से इनके क्वेश्चंस का डिस्कशन दिया जाए। और उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियोस आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही किसी प्रकार की कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है और आगे की वीडियोस करने के लिए हमें प्रेरित करती है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।